11:45 लॉन्स नायक अनुतंपा की मौत का ऐलान कर दिया गया। शहीद हुए और इन सब के बीच जो एवलांच 3 फरवरी को आया था, उसके बाद 10 सैनिक जिस तरीके से कई टन बर्फ के नीचे दबे थे, उसमें एकमात्र शख्स लॉन्स नायक अनुतंपा ही निकाले गए थे। दरअसल सियाचिन एक ऐसी जगह है जिसमें 1984 से पहले वहां पर भारतीय सैनिकों की मौजूदगी नहीं रहती थी। भारत और पाकिस्तान की मौजूदगी 1984 में उस वक्त शुरू हुई थी जिस वक्त पाकिस्तान ने अपने सैनिकों की मौजूदगी वहां पर शुरू की थी, और 84 में ही इंदिरा गांधी ने भारतीय सैनिकों की मौजूदगी उस वक्त ऑपरेशन मेघदूत के नाम से शुरू की थी। और ये एक ऐसी दुरूह जगह है जो दुनिया में सबसे ऊपर रण क्षेत्र के तौर पर ही पहचान नहीं है, बल्कि सबसे कठिन और सबसे विषम परिस्थितियों में। और अनुतंपा अगर वहां से बचकर आए थे तो पूरे देश को गर्व था और पूरे देश उनके साथ खड़ा हो गया था। लेकिन अब जब आज उनकी मृत्यु की खबर आई तो उनके परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ एक तरफ और दूसरी तरफ देश गर्व भी कर रहा है और शहीद होने पर अफसोस भी जता रहा है। और इन सब के बीच हम पहले चलते हैं उनके घर जो कि धारवाड़ में मौजूद है। वहां पर रोहिणी हमारी संवाददाता मौजूद है। रोहिणी, क्या है घर का माहौल पूछें या घर की स्थितियां पूछें, या क्योंकि लगातार बीते 48 घंटों से जिस तरीके से पूरा परिवार चीज़ों को समझ रहा था, भोग रहा था, आप खुद भी दिल्ली आई, उनके परिवार के साथ आई, लेकिन अब जब उनकी मृत्यु की खबर आई तो फिर वहां पर अब क्या स्थिति है? बहुत मुश्किल समय है इस वक्त, और जिस तरह से यहाँ पे परिवार वाले एक तरीके से शोक में हैं। और जब ये उनके पास ये खबर आई थी कि वो हमारे साथ नहीं रहे, तो उनके छोटे भाई जो यहाँ पे धारवाड़ में है, सबसे दुखी एक तरीके से हुए थे, क्योंकि सुबह से पूजा में लगे हुए थे। हम जब यहाँ पे पहुंचे थे सुबह, हर मंदिर में, इस गांव में जहाँ पे हम हैं बेटतरू में, यहाँ पे हर मंदिर में पूजा किया जा रहा था, हर मस्जिद में नमाज पढ़ाया जा रहा था, यही आस लेते हुए कि वो वापस आएंगे। उनका कहना था कि सियाचिन में उनका एक पुनर्जन्म हुआ था, एक तरीके से दूसरा जन्म दिया गया था, भगवान ने खुद दिया था, तो क्यों नहीं इस सबसे बड़ी लड़ाई जो जिंदगी के साथ वो लड़ाई कर रहे थे, वो क्यों वो बचे ना। पर जब ये खबर आई, यहाँ पे बहुत आप देख सकते हैं कि उनके सारे जो दोस्त हैं, परिवार वाले हैं और पूरे जो गांव के लोग हैं एकत्रित होके यहाँ पे खड़े हैं इनके साथ, ताकि उनको वो शक्ति दे। क्योंकि ये न सिर्फ धारवाड़ के लिए, न सिर्फ कर्नाटक के लिए, न सिर्फ भारत के लिए, क्योंकि उन्होंने वो शहीद हुए बाकी लोगों के साथ जो सियाचिन में हमारे लिए हमारी सुरक्षा करते हैं, और गर्व महसूस करते हैं कि ऐसा एक बेटा पैदा हुआ है उनके घर में। पर उनकी माँ, उनकी पत्नी और उनके भाई दिल्ली में है, पर उनके एक छोटे भाई यहाँ पर है, उनके साथ बाकी परिवार वाले हैं। जब हम सुबह उनसे बात कर रहे थे, वही एक ही बात कह रहे थे कि वो वापस आएंगे, घर वापस आएंगे। पर इस वक्त उनकी ये स्थिति नहीं रही कि वो कुछ भी कह सके। अहम बात यह है कि जिस तरह से वो एक तरीके से बहुत दुखी हैं, दूसरी तरफ से एक तरीके से गर्व भी महसूस करते हैं कि लॉन्स नायक अनुतंपा इनके घर में पैदा हुए। रोनी, एक सवाल मेरे ख्याल से हर जहन में आता होगा, क्योंकि अब अनुतंपा जब बचे तो उसके बाद पूरे देश ने जाना, पूरी दुनिया ने जाना कि किन विषम परिस्थितियों में थे वहां पर। लेकिन सामान्य तौर पर धारवाड़ में जब आप वहां पर मौजूद हैं, क्या इसका एहसास लोगों पर धारवाड़ में भी होता है? क्योंकि देश के भीतर होता होगा, ये बड़ा मुश्किल है कहना कि जब इतनी कठिन परिस्थितियों में देश की सीमा पर कोई सैनिक मौजूद रहता है और वो जिन परिस्थितियों से निकल कर गया होता है, क्योंकि हम आप जो दिखा रहे हैं वो लग रहा है कि आर्थिक तौर पर बेहद कमजोर परिवार ये, और उसमें एक बेटा नौकरी के लिए सेना में भर्ती और उसके बाद देश की सीमा पर तैनात, और अब जब ऐसे वक्त में शहीद हुआ, वो इस तरीके से हुआ, एक वक्त बच गया, फिर वो इलाज चला। क्या वहां पर ही अगर धारवाड़ में महसूस करें हम, तो वहां पर के लोग इस बात को महसूस कर पाते थे इससे पहले, जब तक धारवाड़ के सैनिक की जानकारी नहीं मिली थी दुनिया? जी ये बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं बताऊं कि न सिर्फ लॉन्स नायक अनुतंपा, पर यहाँ पे बहुत सारे लोग इस गांव से ही आर्मी से जुड़े हुए हैं, अपने बच्चों को आर्मी में काम करने जाते हैं। और सबसे अहम बात कि वो जानते हैं कि किस तरह से वो काम करते हैं। और जब 4 महीने पहले यहाँ पे लॉन्स नायक अनुतंपा यहाँ पे आए थे, उन्होंने बहुत सारी कहानियां भी सुनाते हैं यहाँ के घर के बच्चों को कि वहाँ पे क्या होता है। हर एक तरीके से वो जानते भी है कि किस तरह से वो किस स्थिति और किस परिस्थिति से
वो काम करते हैं। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे मैं जब मैं उनके परिवार वालों से बात कर रही थी, वो कहते हैं कि हनुमंतप्पा जब बचपन से ही ऐसे पढ़ाई के लिए लड़ाई करते थे कि वो पढ़ना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और वही एक तरीके से वो सेंटिमेंट बाकी लोगों में भी दिखता है। इसके साथ साथ जब वो अब वो जब रेजिमेंट से भी जुड़े हुए थे, उनके क्लासमेट हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि बचपन से दोनों इकट्ठे पढ़ते थे, जब पढ़ाई करते थे बोलते थे हमें बड़ा होना चाहिए, हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए। जब वो ये बचपन से ही कह रहे थे कि देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो बड़े होकर उन्होंने देश को कर दिखाया कि किस तरह से वो एक सिपाही बन सकते हैं, और जिस धैर्य से वो एक जो सिपाही हमारे लिए एक देशभक्त की तरह वो पैदा हुए हैं यहाँ पे। तो हनुमंतप्पा को लेकर या उनके परिवार के भीतर अब जो परिवार में और कौन कौन है जो कि खासतौर से क्योंकि ये जज्बा जो है कि हम सेना में जा रहे हैं, और उसमें भी जब अगर वो सियाचिन से लौटे बीच में, जैसा आप जानकारी दे रही हैं और जानकारी देते थे कि कितनी विषम परिस्थितियां थी, तो वहाँ पर किस रूप में उनके परिवार के लोग मुश्किल हालात में देश की सीमा पर मौजूद, वो भी सियाचिन जैसी जगह पर मौजूद, उनका होना एक गर्व से सीना तो फूलता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी परिवार का, किसी भी समाज का। लेकिन अब घर के भीतर की स्थिति क्या है, किस मानसिकता में हैं वो लोग? देखिए, अगर मैं पहले परिवार की बात कहूँ तो मैं आपको दिखा पाऊंगी कि एक तरीके से उनके भाई जो हैं यहीं पर बैठे हुए हैं, और उनके छोटे भाई हैं, क्योंकि सिर्फ छोटे भाई यहाँ पर हैं। इसके अलावा उनके जो बड़े भाई हैं वो दिल्ली में है। पर आप जिस तरह से स्थिति पूछ रहे हैं उनके यहाँ पे गांव में, तो ये स्थिति की हालत जिस तरह से गांव में आप देख रहे हैं, थोड़े थोड़े करके यहाँ पे आप देख रहे हैं जगदीश शेट्टर साहब यहाँ पे आए। यहाँ पे सर एक सेकंड में आपसे बात कर रहा हूँ, एक ही सेकंड सर, ऐसे एक ही सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। ऐसे सिपाही मिलना देश के लिए और ऐसा एक देशभक्त मिलना बहुत ही मुश्किल है। आप हमें बताएं, हनुमंतप्पा को आप क्या कहना चाहेंगे, परिवार को क्या कहना चाहेंगे? No, it is a very sad day for everybody. It is a very sad day. Just I will meet their brother, I will come there. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स भी आना शुरू हो चुके हैं, पर ये बात है कि हनुमंतप्पा जिस तरह मैं कहती आ रही हूँ कि वो न सिर्फ धारवाड़ के हैं, पूरे भारत के लिए एक रत्न की तरह है, और इसीलिए हर कोई यहाँ पे जानते हैं कि हनुमंतप्पा के जाने से एक बहुत बड़ी एक तरीके से एक ब्लैक होल बना है, पर हनुमंतप्पा जैसे कोई और नहीं मिल सकता। आप रोनी हमारे साथ बने रहेंगे, हमारे साथ मंजीत नेगी भी यहाँ से जुड़े हुए हैं। मैंने मंजीत, एक सवाल शायद ये बहुत ये है कि जिस तरीके से सियाचिन में सैनिकों की मौजूदगी है, ये सवाल बार बार उठ रहे हैं, क्या वहां पर डीमिलिटराइजेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर सैनिकों को कहीं ज्यादा सुविधा देने का जिक्र भी उठा, क्योंकि जो जानकारी मिली उसमें 26,000 रुपए अलाउंस मिलता है जो कि वहां पर सैनिक मौजूद होता है, और जो मुश्किल हालात को अगर परखें तो उस लिहाज से बहुत ही कम है। तो किस रूप में सरकार के भीतर भी कुछ सियाचिन को लेकर सवाल हैं हनुमंतप्पा के शहीद होने के बाद? देखिए प्रसून जी, ये सवाल 2 दिन पहले ही जब हनुमंतप्पा के जिंदा होने की खबर सामने आई थी, रक्षा मंत्री से पूछा गया था। उन्होंने सीधे तौर इस बात को कहा था कि ये बात सही है कि सियाचिन में सैनिकों को रखना, और वहाँ पर ख़ास तौर से जो सैनिकों की मौत युद्ध से ज़्यादा या लड़ाई से ज़्यादा, पाकिस्तान की गोलियों से ज़्यादा मौसम से होती है, उसके बावजूद डीमिलिटराइजेशन की जो बात लगातार चलती रहती है वो संभव नहीं है, खासतौर से पाकिस्तान के धोखे को लेकर। और मेघदूत की हम बात करते हैं, 1984 में जो शुरू हुआ था, आज तक चल रहा है ऑपरेशन मेघदूत। और ये जो घटना जहाँ पर हमारे 10 जवान जो आज शहीद हुए हैं हनुमंतप्पा को मिलाकर, उसके ठीक ऊपर बाना पोस्ट है, जिसको 1984 में मेघदूत के बाद कायद पोस्ट से बाना पोस्ट बनाया गया था, और आज तक 84 से लेकर वो ऑपरेशन मेघदूत चल रहा है। एक और छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा कि एक दिन पहले ही ऑपरेशन मेघदूत में शामिल जो यूनिट थी उसका एक आखिरी जवान रिटायर हुआ है उसकी यूनिट से। तो ये लड़ाई 1984 से लेकर वो लड़ाई और ऑपरेशन दोनों अभी भी जारी हैं। और जहाँ तक जवानों की सुविधा की बात है, उनकी मुश्किलात की बात है, उसको लेकर जरूर करगिल से लेकर सवाल उठते रहे हैं। उनका इससे पहले जो 6 पे कमीशन था उसमें कुछ अलाउंस जरूर बढ़ाया गया, हालांकि उसके मुकाबले जितनी मुश्किल वो झेलते हैं वो उसके मुकाबले वो अभी भी कम है। और उम्मीद ये की जा रही है, खासतौर से ये जो सरकार है, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर हैं, वो कह रहे हैं कि अगले पे कमीशन में उन चीज़ों को दूर किया जाएगा, चाहे उनके टेंटेज की बात हो, वो जो
कपड़े जो पहनते हैं, खासतौर से जो स्लीपिंग बैग की बात की जाती है, अभी भी जिस स्लीपिंग बैग में और जो टेंट का इस्तेमाल है वो अमेरिका से बना हुआ होता है, उसको लेकर बात की जा रही है। और ख़ास तौर से वहाँ पर जो टाइमिंग थी, पहले जवान को लंबे समय तक, करीब 6 महीने तक सियाचिन में रहना पड़ता था, लेकिन उसको उस ड्यूरेशन को भी कम किया गया। अब लगभग 3 महीने के आसपास जवान बेस कैंप से लेकर और ऊपर जो पोस्ट हैं, चाहे वो अलग अलग ऊंचाई की पोस्ट हैं, सोनम पोस्ट की बात की जाए, बाना पोस्ट की बात की जाए, इंदिरा पोस्ट कॉल की बात की जाए, तमाम जो ऊंचाइयों पे पोस्ट हैं उन पर तैनाती की बात की जाती है। लेकिन ये सवाल लगातार बना रहता है कि सियाचिन में जो मुश्किलात हैं जवानों को लेकर, हालांकि अब गोलीबारी की घटनाएं वहां पर कम होती हैं, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की घटनाओं में जवानों की मौत नहीं होती है, लेकिन मौसम की वजह से मौत का जो आंकड़ा है वो अभी भी उस लिहाज से पिछले सालों के मुकाबले उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। मंजीत, आप बने रहे हमारे साथ, और रोहिणी भी हमारे साथ बनी हुई है, क्योंकि हजारों फुट ऊंचे पहाड़, हजारों फुट गहरी खाइयां, और उसमें ना पौधे, ना कोई जानवर, ना कोई पक्षी, इन सब के बीच, इतनी विषम और विकट परिस्थितियों के बीच सैनिक की मौजूदगी, तमाम क्षेत्र के लोग लगातार अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे शान जुड़े हुए हैं, जो कि गायक हैं। शान, किस रूप में और कैसे याद कर रहे हैं आप? नहीं, बस मैं इस बात से हम सब ताजुब थे कि इतने दिनों तक, 6 दिनों तक किस हौसले से, किस जोश में हमारे लांस नायक वहाँ डटे रहे और जिंदा रहे, उनकी सांसें चलती रही। मैं तो ये सोच के घबरा रहा हूँ कि 1 घंटे भी अगर हम लोग को 1 मिनट भी हमें रहना है तो कैसे कर पाएंगे। तो इनकी ट्रेनिंग कहें, इनकी अंतरिक्ष जो जज्बा है, वो सोचे कि एक तो वहाँ पोस्टिंग लेना सियाचिन में, जहाँ हर दिन खतरे से उन्हें जूझना होता है, और फिर भी वहाँ, और मुझे पता था पूरी बैटलियन आई थिंक साउथ की है, मद्रास रेजिमेंट है, और क्लाइमेटिक कंडीशन एकदम अलग है। तो वाकई हैट्स ऑफ टू दीज ग्रेट सोल्जर्स। और मतलब और इस मुद्दे से ये बात भी सामने आई है कि किस तरह से वहाँ वेदर के कारण इतनी मौत होती रहती है। तो कुछ ऐसा किया जाए कि इनकी जो टेंट्स हैं, या जो मतलब जो जिस तरह से इनको रखने का जो आयोजन है वो और बेटर अगर हो सके करें, ताकि आइंदा ऐसे हादसों की वजह से हमारे सोल्जर्स की जान न जाए, हमारे इतने ब्रेव, इतने जबरदस्त सोल्जर्स को इस तरह से मौत ना आए। बट ऑफ कोर्स उनके लिए जितना कहें उतना कम, उनके लिए ही क्यों, हमारे बाकी के जो 15 सोल्जर्स वहाँ थे, दे आर ऑल वेरी ब्रेव, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैन टू बी देयर। तो बस बहुत दुख हो रहा है कि इतनी मतलब लास्ट कदम पर जाके वो अपनी वो विल टू लिव खो बैठे, पता नहीं कैसे सर्वाइव नहीं कर पाए। अगर सर्वाइव कर लेते तो एक मतलब एक इतिहास हो जाता, एक मिरेकल हो जाता। और एंड सो ऑल आवर प्रेयर्स विद हिम। यकीनन शान, वो एक मिराकिल होता। लेकिन आप जब आए फ़ोन पे तो हमारे जहन में जिक्र दरअसल सुनील दत्त साहब का आ गया, और आपको ये जानकारी देते हुए हम आपसे एक प्रतिक्रिया चाहेंगे, क्योंकि सुनील दत्त साहब अक्सर सरहदों पर जाते थे, सैनिकों के बीच जाते थे, और वहाँ पर अपने कार्यक्रम के जरिए उनके साथ जुड़ते थे। और एक बार उन्होंने जिक्र 1990 में किया था कि वो सियाचिन भी जाना चाहते हैं। हालांकि वो संभव नहीं हो पाया, बड़ा मुश्किल था, और वो नहीं वहाँ पर जा पाए, वो जाना चाहते थे वहाँ पर। लेकिन एक जुड़ाव सैनिकों का सिनेमा के जरिए या अपने आप को समझने बूझने की स्थिति में रहता है। तो बॉलीवुड की एक योगदान तो रही है, और आज से नहीं रहा है, चाहे वो चाइना का वार हो, चाहे पाकिस्तान, चाहे बांग्लादेश के उस दौर में भी बॉलीवुड के लोग जाते थे। हम आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश कर सकते हैं कि सैनिकों में हौसला अफजाई के लिए आपके जहन में ऐसे मौके पर क्या आता है? नहीं, बिल्कुल कि हम भी वहाँ पहुंचे, उनको अपने गीतों से या फिर बस अपनी रिस्पेक्ट से उनको ये जताएं, उनसे कहें कि उनकी ये बलिदान, उनकी ये जो करते हैं वो कितने महान हैं, और हम उन्हें कितना आदर करते हैं, उनकी हमारे नज़रों में कितनी ऊंचाई में उन्हें रखते हैं। तो जब भी न्योता आए या जब भी मौका मिले, मैं भी जरूर जाना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि सियाचिन जाना एक चीज़ है, और एक्लिमेटाइज होने के लिए उनके काफ़ी दिन, काफ़ी हफ्ते लगते हैं, ताकि आप वहाँ सांस भी ले पाए। तो इट्स अ डिफिकल्ट प्लेस टू बी इन। लेकिन ज़रूर अगर मौका मिले तो, और अगर कोई न्योता मिले तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगा, और उनके लिए देशभक्ति के या फिर एंटरटेनमेंट के गाने ज़रूर गाना चाहूँगा। यकीनन, ये बहुत अच्छा शान, आपने बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और इन सब के बीच यह भी हम जानकारी दें कि भारत में एक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी थे, जो चाहते थे कि किसान और जवान को लेकर फिल्म बने। मौजूदा वक्त में फिल्मों के जरिए
जवानों की मौजूदगी और उनके जज्बे को लगातार सलाम करते हुए फिल्में बनने बड़ी कम भी हो गई और बड़ी परिस्थितियों के बीच समाज में एक बड़ा बदलाव भी आया। लेकिन बहरहाल इन सब के बीच हम दोबारा जरा चलना चाहेंगे। रोहिणी हमारे साथ, चूंकि धारवाड़ से उनके घर से जुड़ी हुई है। अच्छा, वहाँ तकनीकी गड़बड़ी है, वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन हमारे साथ चूंकि मंजीत नेगी जुड़े हैं। मंजीत, हम ये सवाल जो हम लोग लगातार उठा रहे थे, जो आपने भी उठाया कि जो स्लीपिंग बैग होते हैं या जो मुश्किल होती है वहाँ पर, और जो और ज़्यादा सुविधा क्या दी जा सकती है, किस रूप में दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इतनी बर्फ के भीतर हनुमंतप्पा थे 6 दिन तक, कितना टन बर्फ था उसके भीतर, और ये बात आई कि कुछ होल्स थे जिसके जरिए ऑक्सीजन शायद उनको मिल रहा होगा, तो ये जाहिर एक मिराकिल का जिक्र हो रहा था। लेकिन सवाल ये है कि भारत सरकार अब इसको किस, वाकई 33,000 वर्ग फीट की जो ज़मीन है जो सियाचिन की, उसको छोड़ा नहीं जा सकता, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लिहाज से कहा जाए कि वो सरहद बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ पर चौकी है, भारतीय चौकी। लेकिन जब इस दौर में बातचीत चल रही है पाकिस्तान से कि बातचीत होनी चाहिए, बातचीत की दिशा में बढ़नी चाहिए चीज़ें, तो क्या सरकार के भीतर कहीं सियाचिन को लेकर कोई सवाल है कि पाकिस्तान से इस दिशा में बढ़ा जाए? क्योंकि एक वक्त मुशर्रफ और मनमोहन सिंह के बीच में ये बात आई थी कि क्या सियाचिन को लेकर डीमिलिटराइजेशन की दिशा में बढ़ा जा सकता है या नहीं बढ़ा जा सकता है। देखिए, सियाचिन में खासतौर से प्रसून जी, इस वक्त तक सरकार ने सेना ने जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है पिछले सालों में, उस लिहाज से, और बाकी पाकिस्तान के साथ लगने वाली जो सरहद है और चीन के साथ जो लगने वाली सरहद है, उस पर जिस तरह की बात चल रही है, बातचीत चल रही है, उस लिहाज से अभी तक मुझे नहीं लगता कि सियाचिन में डीमिलिटराइजेशन को लेकर खासतौर से ये सरकार, मोदी सरकार, किसी तरह से आगे बढ़ना चाहेगी। और इस बात को रक्षा मंत्री ने अभी हाल में ही साफ किया है कि किसी भी हालत में डीमिलिटराइजेशन की बात पर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, चाहे उसके लिए जिस लिहाज से वहाँ पर खर्चा किया जा रहा है और जो नुकसान वहाँ पर झेलना पड़ रहा है उस लिहाज से। तो फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान के साथ सीधे तौर पर सियाचिन में सेनाओं को हटाने को लेकर कोई बातचीत सरकार के मन में है या सरकार उस बातचीत को लेकर आगे बढ़ेगी। हाँ, जरूर यहाँ पर सियाचिन में सेना की मौजूदगी को लेकर अगर मौजूदगी को कम किया जाए, वहाँ पर सर्विलांस को बढ़ाने की बात हो सकती है, उस दिशा में जरूर काम हो रहा है। लेकिन या फिर सेनाओं को ज़्यादा सुविधाएं देने की बात हो रही है, वहाँ पर नए हेलीकॉप्टरों की जो तैनाती की बात है, वो हालांकि अभी तक हेलीकॉप्टर हम उस दिशा में खरीद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी आपको मालूम है कि वहाँ पर जो चीता हेलीकॉप्टर, जो एक अकेला हेलीकॉप्टर ऑपरेट होता है, वो मुश्किल से अगर सियाचिन बेस कैंप से उड़ान भरता है तो एक जवान को लेकर, थोड़ा सा सामान लेकर वो सोनम पोस्ट तक जा पाता है, या फिर ऊपर अगर हम बाना पोस्ट की बात करें या उससे ऊपर की जो ऊंचाई वाली पोस्ट हैं। और अभी की जो घटना हुई उसमें भी ये उदाहरण देखने को मिला कि रात 10 बजे, 8 तारीख की हम बात करें, 8 फरवरी रात 8 बजे 10 बजे जब हनुमंतप्पा को ढूंढ निकाला गया था, उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन रात को हनुमंतप्पा को सोनम पोस्ट से नीचे लाना संभव नहीं था। पोर्टर से आप नीचे नहीं ला सकते, हेलीकॉप्टर एकमात्र साधन है आपके पास सियाचिन बेस कैंप तक, यानी और उसके आगे अगर थॉयस, जहां पर प्रतापपुर, जहां पर हॉस्पिटल है, सेना का बड़ा अस्पताल है, जहां पर उस पूरे इलाके के जो जवान बीमार होते हैं, उनको इलाज की ज़रूरत होती है, उनको लाया जाता है। तो ये चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, उनमें बदलाव लाने की ज़रूरत है, वहाँ पर अच्छे हेलीकॉप्टर देने की ज़रूरत है, वहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। और दूसरी सबसे अहम बात, जो जवान हैं उनको बेहतर क्लोथिंग की बात हम कर रहे हैं, वो देने की ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं, हम मंजीत, इसलिए ये सवाल जहन में, जाहिर है किसी के जहन में आएगा ये सवाल, क्योंकि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत को लेकर अभी नहीं कहा गया है, जो खासतौर से विदेश सचिवों की बातचीत है। उस बीच में चाहे पठानकोट एयरबेस हो, चाहे ये हेडली जिस तरीके से खुलासे कर रहा है और बता रहा है, तो लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान के भीतर टेररिज्म उसकी एक स्टेट पॉलिसी के तौर पर निकल कर आ रहा है। ऐसे में अगर बातचीत हो रही है, बातचीत नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए ये सरकार को तय करना है, लेकिन अगर बातचीत हो रही है तो बातचीत की जमीन अब क्या होनी चाहिए? क्योंकि मुश्किल हालात में सैनिक शहीद, लगातार सैनिक हो रहे हैं, पठानकोट में भी हुए थे, लगातार और मुश्किल हालात के बीच नैतिक बल सैनिकों के भीतर भी हो, देश के भीतर भी और सरकार के भीतर भी हो, तो कहीं रास्ता कोई निकलेगा या नहीं निकल पाएगा? क्योंकि 13 बार बातचीत तो सियाचिन को लेकर भी हो चुकी है, जो फेल हुई है। देखिए प्रसून जी, सियाचिन की दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सरकार के जहन में ये बात भी है कि जब तक, क्योंकि पाकिस्तान का
हालांकि हमारे मुकाबले उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सियाचिन की दूसरी तरफ नहीं है, लेकिन नुकसान उनका भी होता है और वो भी उस सरहद पर जमे हुए हैं उसी मुकाबले को लेकर। कुछ साल पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान के 100 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे इसी तरह के बर्फीले अवलांच के दौरान। तो ये बात सरकार, खासतौर से भारत सरकार के जहन में है। भारत सरकार को मालूम है कि अगर सियाचिन में हम सेनाओं को हटाने की बात कर रहे हैं उस ऊंचाई पर, क्योंकि नुकसान दोनों तरफ का है, हालांकि हमारा नुकसान ज़्यादा है क्योंकि उस पाकिस्तान के मुकाबले में, लेकिन और सब तक भरोसे की बात है क्योंकि चाहे करगिल का उदाहरण सरकार के सामने हो, जिन ऊंचाइयों जो करगिल की पहाड़ियां हैं वो पहले, करगिल से पहले वहाँ पर सेना, खासतौर से हमारे बंकर नहीं थे, हमारी तैनाती नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के धोखे के बाद, करगिल के एपिसोड के बाद सेना की तैनाती वहाँ पर करनी पड़ी। और वो भी अब आज की तारीख में सेना के लिए एक बड़ा कह सकते हैं कि वहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ा। सेना का जो पैसा है वहाँ पर खर्च हो रहा है। इसी तरह से सियाचिन को लेकर भी सरकार खासतौर से पिछले कई सालों में और खासतौर से अब जबकि इस दौर में खासतौर से मोदी सरकार की अगर बात की जाए प्रसून जी, तो एक तरह से दिख रहा है कि सरकार पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर दो तरह की रणनीति पर काम कर रही है। एक तरफ चाहे वो आतंकवाद को लेकर हेडली के खुलासे हों 26/11 को लेकर, या उससे पहले चाहे दाऊद को लेकर उसकी संपत्ति को जब्त करने को लेकर बात हो, या आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने की बात, उनको एक्सपोज किया जा रहा है। उनको कोशिश की जाए कि पाकिस्तान के को एक आईना दिखाया जाए, एक्सपोज किया जाए कि किस तरह से जो आतंकी हैं वो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बातचीत का रास्ते पर भी आगे बढ़ा जाए। जी बिल्कुल, कई सवाल इन सब से जुड़े हैं, लेकिन इन सब के बीच ये भी जानकारी देते हैं, दरअसल जिसका जिक्र हमारे रिपोर्टर कर रहे हैं, चीता हेलीकॉप्टर, वो सिर्फ 30 सेकंड के लिए ही सबसे ऊंची पोस्ट के पास रुकता है, क्योंकि 30 सेकंड आज से नहीं, जिस समय युद्ध की स्थितियां थी उसमें कहा गया कि 30 सेकंड से ज्यादा हेलीकॉप्टर अगर रुकेगा तो फिर वहां पर दुश्मन फायरिंग कर देगा। हालांकि इस वक्त भी युद्ध विराम है, लेकिन वो परंपरा अभी चली आ रही है। और लाया जाता है, लद्दाख में एक बेस कैंप बनाया गया है जो कि उन परिस्थितियों में ऑक्सीजन दिया जाए। ऑक्सीजन की कमी शरीर के भीतर बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो कम होने पर शरीर मुश्किल में आता है। वहाँ पर फिर 3 महीने बाद लाया जाता है, फिर दोबारा भेजा जाता है। ये एक पूरा प्रोसेस है। लेकिन राजनीतिक तौर पर अभी क्या प्रतिक्रिया है, जरा हम उससे पहले सुनते हैं बीजेपी और कांग्रेस की। श्रद्धांजलियों का तांता लगा हुआ है, हर कोई अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहा है। हनुमंतप्पा चूंकि सियाचिन के मुश्किल परिस्थितियों के बीच बचकर आए, प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है, आत्मा को शांति दें, उनके निधन से हम बेहद दुखी हैं। सैनिक अमर होते हैं और आपके जैसे सैनिकों पर देश को गर्व है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया। लॉन्स नायक हनुमंतप्पा को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट है, वीरता और साहस की मिसाल हनुमंतप्पा है। राहुल गांधी का ट्वीट आया है। ममता बनर्जी ने, बहादुर सैनिक ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, उन्हें और उनके परिवार को, और बहादुर सैनिक ने उनके परिवार को श्रद्धांजलि उन्होंने दी है कि परिवार के साथ वो खड़ी हैं, और सलाम किया है, उनके जज्बे को सलाम किया है। ममता बनर्जी ने, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि दी है, उन्हें और उनके साथियों को सलाम। जाहिर है 10 लोग थे और इन सब के बीच ये खास तौर से बता दें, क्योंकि जो सैनिक वहाँ पर मौजूद होते हैं सियाचिन में, वो दरअसल उनको एक पर्वतारोही की तरह एक ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि वह पर्वत पर मौजूद है जो हजारों फीट ऊपर है। इसलिए सिर्फ वो सैनिक भर नहीं होते हैं, और उन परिस्थितियों में रहते हुए युद्ध की परिस्थितियाँ अगर सामने आकर खड़ी हो जाए तो फिर हाथ में बंदूक भी रहेगी और उन विषम परिस्थितियों को लगातार भोगते भी रहना है। ये सारी, हालांकि भारत सरकार अपनी तरह से लगातार जो सैनिक वहाँ मौजूद रहते हैं, दिन भर का एक दिन का खर्चा जो है वो तकरीबन 5 करोड़ का खर्च आता है। लेकिन सवाल यहाँ खर्च और उसका नहीं है, सवाल है उन परिस्थितियों के भीतर अगर 1984 से पहले सियाचिन की ज़मीन को बंजर माना जा रहा था, इंसान के लिए मौजूदगी को सही नहीं माना जा रहा था, तो 1984 के बाद वो क्यों परिस्थितियां पाकिस्तान के ज़रिए बनाई गई। और चूंकि वो ऐसी जगह पे है जहां एक तरफ अक्साई चीन है, यानी चीन का हिस्सा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, ये सारी परिस्थितियों में बड़ी विषम और रणनीतिक तौर पर बड़ा, सामरिक तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण है ये इलाका। दिल्ली में बीती रात हंगामा करने वाले लड़के लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल जांच में शराब की पुष्टि भी हो गई है। और आपको ये भी बता दें कि इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने अपनी मर्सिडीज से एक बाइक सवार को टक्कर। Hello and welcome to another episode of Gadgets and Gizmos. My name is Gaurav Prethi and what's new? Well, we are in KL, Malaysia. It's a beautiful place where you find the tallest of the buildings, beautiful restaurants, clean roads and no cows. I wonder where